हेलो एवरीवन। तो अब शी याओ एंट्रेंस पर ही खड़ा हुआ जू ऑन का वेट कर रहा था ताकि उसे अंदर आने में कोई भी दिक्कत ना हो। और इसके साथ ही हमें ये भी दिखाते हैं कि जू ऑन जब रेडी हो रही थी तो उसने पहले तो उसका दिया हुआ नेकलेस पहन लिया था, लेकिन फिर शर्मिंदगी की वजह से उतार कर रख देती है। अब इसी बैंक्वेट में वैन हुई भी आया हुआ था और वो जैसे ही जू ऑन को देखता है और कहने लगता है, मैं और ये गरीब एक ही पार्टी में, वाह क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। और इसके साथ साथ उसने जानबूझकर एक ड्रिंक भी जुवॉन के ऊपर गिरा दी थी। शीशिया को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन जुवॉन उसे रोक देती है और कहती है बहुत सारे लोग हैं, तमाशा क्रिएट ना करना। अब शीशिया को भी एक बहाना मिल गया था। वो उसे कहता है ठीक है फिर आओ और कपड़े चेंज कर लो। इसके साथ ही हम देखते हैं कि वहां पर उसके घर में अंदर एक बहुत ही सुंदर ड्रेस उसने रेडी करके रखा हुआ था। ये देखते ही जुवॉन उसे कहने लगती है, गर्ल्स के कपड़े तुम्हारे पास, क्या अक्सर गर्ल्स तुम्हें यहाँ विजिट करती हैं? वो स्माइल करता है और कहता है हाँ बिल्कुल विजिट करती रहती है, लेकिन अक्सर उनमें से मेरी स्टाइलिस्ट ही होती हैं। और इसके साथ ही हमें दिखाते हैं कि उसने एक ब्यूटिशियन और स्टाइलिस्ट का अरेंज किया हुआ था और जुवॉन को बहुत अच्छे से गॉर्जियस सा रेडी करते हैं। शीशिया उसे देखने के लिए बहुत बेचैन था, दरवाजे से लग कर खड़ा हुआ था, लेकिन इतने में उसे नीचे पार्टी में बुलाया जा रहा था तो वो चला जाता है। लेकिन जब वो उसे रेडी होने के लिए बोल रहा था तो उसने जुवॉन से कहा था कि ये सारा कुछ मेरी तरफ से उधार ही समझो, बाद में बेशक मुझे पे कर देना। और वो बेचारी तैयार भी हो रही थी और ये भी सोच रही थी कि पता नहीं कितना खर्चा लग जाएगा। शीशियाओ की फैमिली में देखकर लग रहा था कि अगर उसे कोई दो लोग बहुत प्यारे हैं तो उनमें से एक उसके दादाजी हैं और दूसरी थी उसकी आंटी जिसका नाम चीलान था। और आंटी चीलान आज ही अब्रॉड से वापस आई थी। और यहीं पर ही हमें पता चलता है कि जो फीमेल वॉइस उसे बार बार मैसेज करके बता रही थी कि तुम्हारा अब्रॉड का एडमिशन हो चुका है, वो उसकी यही आंटी थी जो डैड से चोरी छुपे उसका एडमिशन करा रही थी। इतने में डैड उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि वैन हुई से जाओ, सुलह करो, अपोलोजाइज करो। सुना है आज फिर तुमने उससे सुबह सुबह लड़ाई कर ली है। अब वो ऐसा करता है कि चुपचाप चला तो जाता है और वैन हुई से कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है मैं माफी मांगूंगा? वैसे किस चीज पर मुझे माफी मांगनी चाहिए? तुम्हारे गरूर को मिट्टी में मिला देने पर या फिर तुमसे ज्यादा स्किल्ड होने पर? वो उसे बहुत अच्छे से टॉन्ट कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ फेस पर उसने स्माइल सजाई हुई थी और उससे कहने लगता है कि अब हम छोटे बच्चे नहीं रहे, अपने डैड्स के सामने यही दिखा दो जैसे हमारी सुलह हो गई है। और उन दोनों के डैड्स भी इकट्ठे खड़े हुए थे। वो उन्हें बो करते हैं और तसल्ली करा देते हैं कि जैसे इन दोनों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। शीशियाओ ने उसे ये सारा कुछ यही धमकी देकर कराया था कि मेरी तो वैसे ही अपने डैड से बनती नहीं है, वो मुझे डांटेंगे, मुझसे लड़ाई करेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हें बहुत फर्क पड़ने वाला है। अभी ये सारा कुछ चल ही रहा था कि इतने में शीशियाओ की नजर बाजू में पड़ती है तो वहां पर जुवॉन रेडी होकर आई हुई थी और वो किसी सिंड्रेला से कम नहीं लग रही थी। वो इतनी सुंदर लग रही थी कि लगता है शीशियाओ की नजर अब उसके अलावा किसी पर नहीं पड़ने वाली। अब वो उसे अपने साथ बाहर लेकर आता है, उसी बैंड के पास जिसका गाना सुनने के बहाने ही उसने पार्टी में एंटर होने की बात की थी। वो कहने लगता है कि जो गाना तुमने बताया था वो इनकी लिस्ट में नहीं था और शायद आज का ओकेजन कुछ ऐसा है जिस पर वो सूट भी नहीं करता था, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए अलग से एक परफॉर्मेंस अरेंज की है। अब वो लोग उसके लिए वही गाना गाते हैं और इस बैंड का गाना वो लाइव सुनती है और इसके साथ ही शीशिया उसे अपने साथ डांस ज्वाइन करने को बोलता है। उसे डांस नहीं आता था, लेकिन वो बहुत प्यार से उसे सिखा रहा था और ये सीन बहुत ही रोमांटिक हो गया था। ये सारा कुछ जू ऑन की इतनी सख्त लाइफ में एक फेरी टेल की तरह से था। शीशियाओ उसे चेरिश करना चाहता था, उसे अपनी लाइफ में लाना चाहता था, उसके दुख दर्द सब कुछ बांटना चाहता था। इस सारे सीन से ये बिल्कुल क्लैरिफाई हो रहा था। यहाँ पर वो दोनों इकट्ठे बातें भी करते हैं। वो उससे कहता है कि इस सॉन्ग का मीनिंग क्या तुम्हें समझ आता है? और इसकी शायरी काफी डीप थी। उसमें कुछ ऐसी कहानी थी कि जिसमें एक लड़की एक लड़के को हर्ट कर देती है। उस लड़के को पता भी था कि मैं हर्ट हो रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो धोखा खाता है और एंड तक उस लड़की की हेल्प करते करते भी इस दुनिया से चला जाता है। अब जुवॉन उससे पूछने लगती है कि अगर कभी मैंने तुम्हें हर्ट किया तो? वो कहता है तो क्या, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। अब इसी के साथ ये सारे गेस्ट्स के सामने डैड स्टेज पर आते हैं। उन्होंने एक पेंटिंग बाजू में रखी हुई थी और यहाँ पर वो सबके सामने यही दिखा रहे थे कि जैसे वो अपनी मरी हुई पत्नी से बहुत प्यार करते हैं और आज तक उनकी यादों को गले से लगा कर रखा हुआ है। और ऑफ कोर्स ये बिल्कुल सफेद झूठ था। उन्हें तो इस पेंटिंग का नाम भी ढंग से याद नहीं था और ये सारा कुछ शीशियाओ से बर्दाश्त नहीं हो पाता। वो मुड़ता है और कहता है इसका नाम नेवर एंडिंग समर है
और मेरी माँ ने सिर्फ यही नहीं बल्कि 4 के 4 सीजन्स पर अलग अलग मास्टरपीसेस बनाए हुए हैं। वो ये सारा कुछ सबके सामने इलस्ट्रेट कर रहा था कि इतने में जू वॉन को एक कॉल आ जाती है। पता चलता है कि ग्रैंड माँ के लिए किडनी डोनर अरेंज हो सकता है, लेकिन उसके लिए 3 लाख चाहिए। वो यही बात फोन पर कर रही थी कि इतने में उसके पास गार्ड्स आ जाते हैं, जो कि एक्चुअली उसकी मम्मी ने ही भेजे थे। और वो ये कह रहे थे कि अपना इनविटेशन चेक कराओ, अगर नहीं कराओगी तो हमें तुम्हें बाहर फेंकना पड़ेगा। और यही वो लम्हा था कि जू वॉन को ख्याल आता है कि क्या मैं ये करना चाहती हूँ, लेकिन फिर उसके सामने उसकी ग्रैंड माँ का चेहरा आता है तो वो ये मुश्किल फैसला ले लेती है। जैसे ही स्टेज खाली हुआ था, वो भागती हुई स्टेज पर जाती है और सबके सामने कहती है कि मैं यहाँ पर पार्टी में आपको इसलिए दिख रही हूँ क्योंकि एक लेडी यहाँ मेरे लिए बहुत स्पेशल है, जो आज यहाँ की होस्टेस है। मैं उसे क्या बोलूँ, माँ बोल दूँ क्या? अब सब हैरान हो जाते हैं कि क्या ये गुयान की बेटी है, इसका कैसा बैकग्राउंड है। लेकिन इतने में अपनी मम्मी को मिनी हार्ट अटैक देते ही वो बात को बदल देती है। कहती है कि मेरे लिए माँ जैसी ही है, बल्कि असली माँ से भी बढ़कर है, क्योंकि इसने मेरी स्टडीज को एनोनिमसली इतने सालों तक सपोर्ट किया है। और जब मैंने इनका पता चला लिया तो सोचा कि इनको क्रेडिट देने का इसके अलावा और कोई अच्छा मौका नहीं हो सकता। अब वो दुनिया के सामने लम्हे में उनको एंजल भी बना चुकी थी। अब सारे लोग कहते हैं कि गुयान तुम भी स्टेज पर जाओ ना। अब वो गले लगती है और दुनिया के सामने ऐसा जाहिर हो रहा था कि जैसे उसने एक चैरिटी की है, लेकिन किसी को क्या पता कि ये तो उसकी अपनी असली बेटी थी। अब सबके सामने वो लोग एक हार्ट वार्मिंग सा सीन क्रिएट करते हैं, लेकिन ये बात शीशियाओ को अच्छे से पता चल गई थी कि वो यूज हो चुका है। वो गुयान को भी अच्छे से जानता था और जू वॉन को भी। वो इन बातों में नहीं आने वाला था। उधर हमें जियांग को दिखाते हैं। वो काफी देर तक वेट करता है, लेकिन जब आर्ट एग्जीबिशन में जू वॉन अपीयर नहीं हुई थी तो वो ऐसा करता है कि ग्रैंड माँ के पास हॉस्पिटल में चला जाता है, ये पता करने के लिए कि उसका फोन ऑफ क्यों आ रहा है, क्या वो आपके पास है। और यहीं पर ही उसे मालूम पड़ता है कि आज वो सारा दिन से ही गायब है। और वहीं लू फैमिली के बैंक्वेट का इनविटेशन भी पड़ा हुआ था, जिस पर उसकी नजर पड़ जाती है और ये देखते ही उसे समझ आ जाती है कि वो शीशियाओ के साथ पार्टी में गई है। वेल, अब उधर इतना सारा सीन क्रिएट करने के बाद शीशियाओ जू वॉन से कहने लगता है, अच्छा तो ये बात है, इसीलिए तुम इस पार्टी में आई थी। हर्ट करने का फन तुमने कहाँ से सीखा है, बहुत अच्छी हो इसमें। और इसके साथ ही उसे अपने साथ पार्टी से बाहर बाइक पर बिठाकर एक हिल पॉइंट पर लेकर आ जाता है और उसे कहने लगता है कि मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है डॉट्स कनेक्ट करने से। तुमने मुझे अप्रोच किया, मेरा विश्वास जीतने की कोशिश की, मुझसे दोस्ती की, ये सारा कुछ तुमने गुयान को अप्रोच करने के लिए किया था ना। मैं सिर्फ एक टूल था तुम्हारे लिए। वो इतनी शर्मिंदा थी कि उससे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। वो उसे मोड़ता है और उससे कहता है कि इतने लम्हे जो हमने एक साथ गुजारे हैं, क्या तुमने कभी सच में मुझे एक दफा भी लाइक किया? उसका जवाब सुने बगैर ही उसे किस कर लेता है और इसके साथ ही वहां पर फायरवर्क्स भी स्टार्ट हो गए थे। और फिर इन दी एंड वो वहां से ये कहते हुए मुड़ जाती है कि पता नहीं, मैंने तुम्हारे बारे में कभी इस ढंग से सोचा ही नहीं था। अब शीशियाओ ने एक और एफर्ट की थी, लेकिन फिर से वो हार्ट ब्रोकन हो गया था। हार्ट ब्रोकन तो जू वॉन भी हुई थी, लेकिन वो छुपा लेती है। अब उसके बाद वो बाइक पर बैठता है और निकल जाता है, लेकिन बीच रास्ते उसे ख्याल आता है कि वो अकेली वहां से वापस कैसे जाएगी। मुड़ता है, लेकिन वो तो उससे पहले ही टैक्सी लेकर वहां से निकल चुकी थी। अब वो जैसे ही घर पहुंचती है तो उसी के ही फ्लैट के सामने मम्मी खड़ी हुई थी, जो उससे कहने लगती है कि हर किसी की किस्मत में सिंड्रेला बनना नहीं होता, ध्यान रखो ये जूते तुम्हें फिट नहीं थे। और वाकई कुछ ऐसा था। जो शूज उसके लिए शीशियाओ पसंद करके लाया था, उन्होंने उसके पैरों को घायल कर दिया था। वो अपनी मम्मी से बस यही डिमांड कर रही थी, पार्टी में खड़ी होकर भी मम्मी से यही डिमांड कर रही थी कि डैड के इंश्योरेंस के 3 लाख थे और ग्रैंडमा के इलाज के लिए भी 3 लाख ही चाहिए। वो इंश्योरेंस मेरे नाम पर थी जो बचपन में आपने मुझसे चोरी चोरी निकलवा ली थी, मुझे वो 3 लाख वापस दे दे। आज मम्मी उससे कहती है वो भी दे दूंगी और इसके साथ साथ इलाज के ऊपर के एक्स्ट्रा पैसे भी दे दूंगी, लेकिन इसके बाद तुम कल आओगी हमारे घर नाश्ता करने के लिए, क्योंकि चीलान की नजर तुम पर पड़ गई, उसने तुम्हें इनवाइट कर लिया है। उसके सामने यही कहना है कि अब से तुम हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर जा रही हो। तुमने रात को जो कांड किया है, कल उसकी भरपाई तो करनी ही पड़ेगी। वेल, जियांग ने भी ये सारा कुछ सुन लिया था। वो आता है और आकर उसे बैंडेज देता है और उससे कहने लगता है, इसका मतलब है तुमने शीशियाओ को अप्रोच इसलिए किया था कि अपनी मम्मी तक पहुंचना चाहती थी। अब इस बात पर जू वॉन उसे कोई जवाब नहीं देती, सिर्फ इतना ही कहती है कि मैं एक अच्छी इंसान नहीं। पर जियांग उससे कहता है कि शायद और लोग तुम्हें ना समझ पाए, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से समझ सकता हूँ। कुछ खून के रिश्ते ऐसे होते हैं जो तोड़े भी नहीं जाते और उनके साथ रहा भी नहीं जाता।
अब हमें नाश्ते की टेबल पर दिखाते हैं। अब किसी बात पर शी शियाओ की और डैड की फिर से लड़ाई हो जाती है। एक्चुअली वो बात ये थी कि शी शियाओ अब्रॉड जाकर आर्ट्स की स्टडीज करना चाहता है, लेकिन डैड मानते ही नहीं थे। वो चाहते थे कि ये फाइनेंस की स्टडीज करे और बिजनेस को संभाले, लेकिन वो तो अपनी मम्मी की तरह का था। अभी उनकी यही लड़ाई चल ही रही थी कि इतने में आंटी चीलान कहती हैं कि आज नाश्ते पर कोई गेस्ट आया हुआ है, और इसके साथ ही वो जुवॉन को वहां लेकर आती हैं। जुवॉन को वहां एंट्री करता देख शी शियाओ हैरान रह जाता है। जुआन सबको हेलो बोलती है सिवाय शी शियाओ के। तो यहाँ मम्मी जानबूझकर कहती है कि अपने भाई से भी हाय कहो ना, और बस उसे दिल पर पत्थर रख कर उसे हाय कहना ही पड़ता है।